नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो जो है परीक्षा मंथन का महासंग्राम चल रहा है और इस परीक्षा मंथन के महासंग्राम में हम पूरे एक साल का करंट अफेयर देखेंगे, यानी कि सितंबर 2019 से लेके सितंबर 2020 तक का संपूर्ण, और उसमें भी सिर्फ उसी न्यूज को देखेंगे जो आयोग की नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी सब न्यूज की चर्चा करेंगे और डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं हर बार हर वीडियो में सिर्फ यही बोलने की कोशिश आपको करता हूं कि अब वो वक्त आ गया जहां से करेंट को कुछ नए तरीके से पढ़ा जाए, जिससे करेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि मामला 40 नंबर का है, 1-2 नंबर का नहीं, पूरे के पूरे 40 नंबर का है। अगर इस 40 नंबर को अगर गलती से भी 35 से कम आ गया तो सारा खेल कूड़ा बन जाएगा, सारा का सारा। और आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल रहना चाहिए कि जो आप निगल रहे हैं सेम टू सेम उसी तरीके से उगल सकते हैं, तभी करंट सही है। अदरवाइज आप पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि समय की बर्बादी कर रहे हैं। कैसी पढ़ाई, कैसे आप पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, कौन से वीडियो देख रहे हैं, किस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। जो आपके पास में जानकारियां तो मिलती है, सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, सक्सेस कहां चला जाता है? जवाब दीजिए। ऐसे हजारों क्वेश्चन जिंदगी आपसे पूछेगी, क्या जवाब दीजिएगा? ये इतनी बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब जो है समझदारी लाइए। 21वीं सदी है, 21 साल से सबके सब ऊपर हैं। इतना तो रहम कीजिए खुद की जिंदगी के और अपने मां बाप को देख के। इतना तो सोचने की कोशिश कीजिए कि अब वन लाइनर से कुछ नहीं होने वाला है। मैं सच्ची बताता हूं, वरना इतना गला फाड़ने की क्या जरूरत है। हम भी वन लाइन में चुटका की तरह देते और खटाखट जो है व्यू भी बढ़ जाता, सब्सक्राइबर भी आ जाते और डॉलर भी आ जाता। लेकिन मुझे पता है, मुझे वो वक्त आनी चाहिए। मैं वो वक्त लाना चाहता हूं जिसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपको मेंस पढ़ाऊं। इंपॉर्टेंट ये है, प्रीलिम्स पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस पढ़ाना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यह सौभाग्य होता है कि मुझे मेंस पढ़ाने का आपको मिल सके। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि करंट वहीं पढ़िए जहां पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में यहीं से शुरू करेंगे। और इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए और ऑल बटन पे क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास स्टार्ट हो गया, फाउंडेशन बैच स्टार्ट है और 65th का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है। लेकिन आपके प्यार, आपकी दुआ और आपके कमेंट के थ्रू मैं खिंचा हुआ चला ही आता हूं और आता ही रहूंगा जब तक है जान। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मुझे सिलेक्शन चाहिए फुल एंड फाइनल। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय। जिस तरीके से राष्ट्रीय में आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने सीखा, आप लोगों को हम सिखाने लायक बन सके, उससे भी बेहतर अंतरराष्ट्रीय। और फिर इसके आगे सेशन, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता जाएगा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे देखने में मजा आ जाए। सबसे पहले अमेरिका से रिलेशन जो है उसके बारे में देखेंगे। हाल ही में अमेरिका में रंगभेदी विरोधी आंदोलन के बारे में संक्षेप में लिखिए। हाल ही में हुआ रंगभेदी विरोधी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स से भी, ताकि दोनों का कनेक्शन रहे और कंफ्यूजन ना हो सके। क्लियर? और ये जो वीडियो बना रहा हूं यूपी पीसीएस से लेके बीपीएससी और भी जितने भी कंपटीशन है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में पुलिस के द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड, ध्यान रखिएगा, जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत को मार दिए जाने के बाद वहां पे रंगभेदी विरोध आंदोलन फूट पड़ा, जो देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गया। इस आंदोलन में 2 नारे उभरे। पहला था आई कांट ब्रीथ, मतलब कि मैं सांस नहीं ले सकता, और दूसरा था ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी कि ब्लैक लाइव्स मैटर। ये दोनों जो था, जो उल्लेखनीय है कि डेरेक शोबन, ध्यान रखिएगा, डेरेक शोबन नामक पुलिस अधिकारी ने जब फ्लॉयड के सिर पर घुटने से दबाया तो फ्लॉयड यही कहा आई कांट ब्रीथ, यानी कि यही वाक्य जो है आंदोलन का आधार बन पड़ा कि मैं सांस नहीं ले सकता। घुटने की बदौलत जो है किसी के सर को अगर दाब दो तो वो सांस सही में नहीं ले सकता है। तो यह चीज ध्यान रखना है कि मैं सांस नहीं ले सकता। यह आंदोलन कहां उभरा था, तो आपको फटाक से बताना होगा कि अमेरिका में। यह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्वेत मतलब सीधा सा हो गया,
रंगभेदी वाला नीति वहां चला। इसके थ्रू में कहा गया था एक पुलिस ऑफिसर जो था वो एक श्वेत को जो है मार दिया था और दबाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी और अंतिम दम जब वो मरने लगा था तो आई कांट ब्रेथ ये वाक्य को बोला गया था और इसी को देख के आंदोलन शुरू हुआ और देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है? अमेरिका में रंगभेदी विरोधी आंदोलन के संदर्भ में जुनेटिथ आंदोलन, ध्यान रखिएगा, जुनेटिथ आंदोलन की चर्चा रहा। इसके बारे में संक्षेप से बताइए अभी जो ऊपर बताया हूं। 19 जून की तिथि में अमेरिका इतिहास का एक गौरवमयी घटना है। इसी दिन अमेरिका का अफ्रीकी अमेरिका समुदाय वर्ष 1865 में दास्तां मुक्ति दिवस, ध्यान रखिएगा, एंड ऑफ स्लेवरी डे के रूप में मनाता है। जुनेटिथ शब्द जो है जून और 19 से मिलकर बना है जो कि 19 जून का द्योतक है। उल्लेखनीय है 1 जनवरी 1863 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिका की दास प्रथा की मुक्ति की घोषणा की जो लंबे संघर्ष के बाद 19 जून 1865 को लागू हुआ एवं इसी उपलक्ष्य में जुनेटिथ आंदोलन के दिवस मनाया जाता। तो ध्यान रखिएगा एक चीज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो दास प्रथा था वो दास प्रथा की मुक्ति दाता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के अब्राहम लिंकन को बोला जाता है। दास प्रथा वो होता था जब इंसान ही इंसान के साथ में जुर्म करना शुरू कर दे तो इसे ही कहते थे दास प्रथा। मतलब क्या, इंसान को अपने ही पास में रख के उसे एक तरीके से दास के रूप में, मतलब जो कहना वही वो सुनना, एक तरीके से उसकी आजादी को छीन लेना, समाप्त कर देना। मतलब अब तुम्हारे अंडर में है, जैसे चाहो वैसे। इस प्रथा को समाप्त जो है अब्राहम लिंकन ने किया था और इसी के उपलक्ष्य में 1865 में यह लागू हुआ और इसी के उपलक्ष्य में जुनेटिथ आंदोलन दिवस मनाया जाता। कहां पे? तो अमेरिका में। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। जो भी न्यूज दे रहा हूं सारा का सारा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। यह बात अपने दिल, दिमाग और धड़कन को आप जरूर बता दीजिएगा, वरना आज आपको मजाक जरूर लग जाएगा। मैं दिल से बोल रहा हूं और हर्टली बोल रहा हूं, लेकिन कल आपको रोने के लिए तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि 66 अगर हाथ से निकल गया तो फिर आपको कोई लम्हा ही आपको नहीं मिलने वाला। सोचना आप ही को है। मेरा वक्त जा चुका है, आपका अभी भी बाकी है। आपका वक्त ना जा सके इसके लिए पूरी जी जान लगा दीजिए, पूरी कायनात को मिला दीजिए। इसलिए मजाक नहीं, पूरे दिल से आत्मा से समझने की कोशिश कीजिए। जो नहीं आता पूछिए। वर्ष 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्यों महाभियोग लगाया गया? और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे महाभियोग जो लगाया जाता है वो राष्ट्रपति पे ही लगाया जाता है। अब यहां एक क्वेश्चन जो है मैं आपको छोड़ देता हूं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन से गवर्नर जनरल पे महाभियोग लगाया गया था। जरा कमेंट में मुझे बता दीजिए। बस गवर्नर जनरल का नाम बताना, डेट उट नहीं बताना, मुझे वो नहीं चाहिए। सिर्फ ये बता दीजिए कौन सा गवर्नर जनरल था जिसपे महाभियोग लगाया गया था। बस मुझे नाम बता दीजिए कमेंट में। चलिए आइए इसको चर्चा करते हैं और समझते हैं। दिसंबर 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग लगाएगा 2019 में। ध्यान रखिएगा, हालांकि यह प्रस्ताव जो है सीनेट में पारित नहीं हो पाया। अगर हो जाता तो महाभियोग लगा दिया जाता। लगाया गया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं लगा। विदित हो अमेरिकी राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 के लिए जो बिडेन सहित अन्य कुछ नेताओं की छवि खराब करने हेतु यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से गैर कानूनी ढंग से मदद मांगी थी कि कुछ ऐसे जो नेता हैं उनकी छवि खराब की जाए, इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति से मदद मांगी थी जो कि गैर कानूनी ढंग से मदद मांगी गई थी। इसके लिए महाभियोग उस पर लगाया गया था। बस इतना ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए, ये न्यूज इंपॉर्टेंट में नहीं है, जो इंपॉर्टेंट में है वही बताता हूं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट में ध्यान रखिएगा। चलिए, गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? ध्यान रखिएगा, गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट क्या है। यानी कि हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस समिति ने महात्मा गांधी एवं मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासतों को बढ़ावा देने हेतु एक कानून अमेरिकी संसद में पारित किया गया जिसका नाम रखा गया गांधी किंग विनिमय संधि। का उद्देश्य जो था मार्टिन लूथर किंग जूनियर एवं महात्मा गांधी के कार्यों एवं विरासत के अध्ययन करने हेतु अमेरिका एवं भारत के मध्य विनिमय, परस्पर आदान और प्रदान की जो है यह स्थापना किया जा सके। कहने का मतलब एक तरीके से जो है इसके लिए एक संसद में कानून पारित किया गया गांधी और मार्टिन लूथर किंग के बारे में। इन दोनों का विरासत को संभाला जाए, इसके बारे में बताया जाए, लोगों को समझाया जाए, इसके बारे में अध्ययन किया जाए और लोगों को इसके सामने इस पे पहल करने के लिए भारत, अमेरिका और भारत इस पे चले। क्लियर?
चलिए चलिए नेक्स्ट न्यूज जो है सम्मेलन से देखते हैं। सम्मेलन में कौन कौन सा सम्मेलन है जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है 13वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो नवंबर 2019 में आयोजित 13वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और ध्यातव्य हो कि प्रधानमंत्री के द्वारा सिंगापुर में, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर में संपन्न हुए थे। और इस सम्मेलन में सदस्य देशों के साथ बहुपक्षीय सहयोग एवं आर्थिक और सांस्कृतिक गठबंधन को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई थी। देखिए यहां पे 3 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि ये जो एशिया शिखर सम्मेलन हुआ ये कौन सा, तो 13वीं, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है। कहां पे हुई थी, तो ये याद रखना है कि सिंगापुर में हुई थी। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर क्या था, तो ध्यान रखिएगा बहुपक्षीय सहयोग करना था, आर्थिकी थी और सांस्कृतिक, ये तीनों का इसमें क्या था, मिश्रण था, जो कि गठबंधन बढ़ाने पे चर्चा की गई थी। तो ये चीज ध्यान रखना। 13वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन जो था वो सिंगापुर में हुआ था। क्लियर है। सॉरी, नेक्स्ट न्यूज जो है वो है 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित हुआ एवं इसकी थीम क्या थी। तो नवंबर 2019 में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है ब्राजीलिया यानी कि ब्राजील में संपन्न हुआ था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने की थी। और इस सम्मेलन का थीम था नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। इसको ध्यान रखना है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, ये जो इसका थीम था। यानी कि 2 चीज इसमें याद रखना है कि ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना होगा, तो ब्राजील में हुआ है, ये ध्यान रखना होगा। एक दूसरा कौन सा ये सम्मेलन था, तो ये याद रखना कि 11वां सम्मेलन था। और इसका थीम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब ये नहीं पूछता कहां हुआ है, कौन सा नंबर था, अब ज्यादा से ज्यादा आयोग जो क्वेश्चन पूछने लगा इसका थीम क्या था, ध्यान रखिएगा थीम। तो थीम जो था और इसका थीम इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इनोवेटिव फ्यूचर, ये याद रखना होगा और इसको दिमाग में रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, COP 25 कहां आयोजित हुआ और इसके बारे में संक्षेप से प्रकाश डालिए। तो दिसंबर 2019 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क, ध्यान रखिएगा स्पेन की राजधानी कहां है, तो मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन पे संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क ने शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको कहते हैं कोप के 25 सत्र का आयोजन किया गया था। कहां पे, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था। तो ध्यान रखिए कोप कौन सा था, तो 25वां सत्र का आयोजन किया गया था। कहां, तो ये याद रखना है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सार्क 2020 वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सार्क 2020 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 मार्च 2020 को किया गया था। मौजूदा जो है कोरोना वायरस की वजह से इसको जो है वर्चुअल किया गया था। नेक्स्ट न्यूज, ई कूटनीति यानी कि ई डिप्लोमेसी क्या है। तो कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जो है दुनिया भर में राजनीतिक मुलाकात संभव नहीं है। ऐसे में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए ई कूटनीति इसको कहते हैं। ई कूटनीति मतलब क्या, दुनिया भर के देशों में हम जा नहीं सकते हैं, सामने मिल नहीं सकते हैं, बातें हो नहीं सकती है, तो ये इंटरनेट के माध्यम से जो है बात होगी, जिसको कहते हैं ई कूटनीति यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमेसी के थ्रू जो है बात हुई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में आयोजित पहली आभासी शिखर सम्मेलन का क्या उद्देश्य था। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। जून 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2020 में जून के। विदित हो कि इस अवसर पर दोनों देश की तरफ से हिंद और प्रशांत समुद्रिक सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण जो है नामक एक संयुक्त दस्तावेज जो है जारी किया गया था। और इस सम्मेलन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है 9 समझौते हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो समझौता हुआ था इसमें टोटल जो है कितने समझौते हुए थे, तो आपको बताना होगा। टोटल 9 समझौते हुए थे। और इसके अतिरिक्त जो है शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने साझा किया था चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य आभासी
सैन्य अभ्यास और साझा गतिविधियों की वृद्धि के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में सहयोग को व्यापक और मजबूत बनाने पे सहमति बनी थी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। जनवरी 2020 में भारत में आयोजित रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच रायसीन डायलॉग संपन्न हुआ था। और रायसीन डायलॉग का थीम जो था वो चीज ध्यान रखना है कि नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ध्यान रखिएगा, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसकी थीम थी। रायसीन डायलॉग 2020 की बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण रद्द किए गए सागर माला संवाद 2020 का थीम क्या निर्धारित की गई थी? तो याद रखिएगा 2 से 4 अप्रैल 2020 के बीच आयोजित होने वाला सागर माला संवाद का जो थीम था जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य। फिर से एक बार, जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य यानी कि क्लाइमेट चेंज, माउंटेन एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी रखा गया था। अब देखिए एक चीज तो देख रहे हैं ना, हर जगह इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसका डेट क्या है, कहां पे हो रहा, उसका इंपॉर्टेंट है थीम क्या है। और इसको आप रट्टा मार लीजिएगा, पी जाइए, क्योंकि जितने भी करंट आएंगे आज के बाद, जिस एग्जाम को आप टैकल करने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं, सारा का सारा करंट इसी से रहेगा। यही आपका जो परीक्षा मंथन है ना, इसी से रहने वाला है। आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ पढ़ना नहीं होता, मैं खुद ही पढ़ा दूंगा आपको। टाइम आते आते इसको कंप्लीट भी करवाने का प्रॉमिस करता हूं। क्लियर है? बस आप साथ दीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में आसियान देशों के आभासी सम्मेलन के बारे में संक्षेप में बताइए क्या है। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। हाल ही में कोविड-19 का प्रसार को रोकने हेतु आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन यानी कि आसियान देशों का सम्मेलन आयोजित हुआ। गौरतलब है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के द्वारा की गई थी। एकदम याद रखना आपको, वियतनाम के द्वारा, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो सार्क सम्मेलन हुआ इसकी अध्यक्षता वियतनाम के द्वारा की गई थी। और इस सम्मेलन में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम प्रमुख हिस्सा लिया था। इन सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसके अतिरिक्त 3 आसियान सहयोगी देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। क्लियर है? ये तो समझाने की कुछ नहीं, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं रोहिंग्या मामला। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है तो ध्यान रखना है। रोहिंग्या मामला था क्या? नवंबर 2019 में अफ्रीका देश गाम्बिया ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्याओं के संबंध में मामला उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मामला में इसके प्रत्युत्तर में म्यांमार के चांसलर एवं नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की दिसंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में म्यांमार का पक्ष रखा गया। गौरतलब है कि रोहिंग्या एक स्वजातीय समूह है जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। रोहिंग्या जो है एक सजातीय समूह है, ज्यादातर लोग जो रोहिंग्या वो मुसलमान हैं। उन्हें म्यांमार के द्वारा पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई है। ये सारे के सारे म्यांमार में है रोहिंग्या, लेकिन इन्हें पूर्ण रूप से नागरिकता नहीं दी गई है एवं उन्हें विदेशी निवासी या कहे तो सहयोगी नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और विदित हो कि वर्ष 2017 में म्यांमार की सेना के द्वारा जो है रखाइन राज्य में रोहिंग्या गांव को एक क्रूर कार्रवाई की गई थी। 2017 में जो है म्यांमार सेना के द्वारा जो है रखाइन राज्य, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, रखाइन राज्य जो है वहां पे रोहिंग्या गांव पर एक क्रूर कार्रवाई की गई थी, जिसके कारण ये चर्चा में आ गया था। नेक्स्ट जो है कुलभूषण जाधव प्रकरण क्या था? 2020 में पाकिस्तानी सरकार के द्वारा यह जानकारी दी गई कि उसने कुलभूषण जाधव प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का पूरी तरीके से पालन किया है। और ध्यातव्य हो कि 17 जुलाई 2019 को नीदरलैंड के दी हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने एक फैसले में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा को रोक को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान से इस पुनर्विचार करने को कहा था। इसके साथ ही न्यायालय ने पाकिस्तान से जाधव का कंसुलर एक्सचेंज देने के लिए भी कहा था। विदित हो कि पाकिस्तान
पाकिस्तान का दावा है कि उसने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। भारत का पक्ष है कि जाधव को पाकिस्तान ने ईरान से गिरफ्तार किया है। इसके बाद पाकिस्तान सैन्य अदालत ने अब 2017 में जाधव को जासूसी का आरोप लगाकर फांसी की सजा सुनाई थी। कहने का मतलब ये एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये चीज में है, ये चीज ध्यान रखना होगा। देखिए यहां पे ये पॉइंट को पकड़िए आप। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। हां, दी हेग कहां पे है तो ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड में है। यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्या है, यहां स्थापित है। कहां तो दी हेग में, और दी हेग कहां है तो नीदरलैंड में है। यानी कि यहां से सबको परमिशन, अगर इसने कोई भी ऑर्डर दे दिया तो पूरी दुनिया इस परमिशन को मानने के लिए बाध्य हो जाएगी। क्लियर है ना। चलिए, भारत चीन, इससे तो जुड़ा हुआ हर मामला जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं क्या न्यूज है। 29 जून 2020 को भारत ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए। ये कार्रवाई भारत सरकार ने किस कानून के तहत किया? देखिए ये न्यूज को आप देखते ही आपको लगा क्या सुजीत सर ये सब न्यूज आप बताते हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट है क्या? अरे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए तो मैं क्या इसमें बताने वाला हूं। टोटल जो है भारत ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। संप्रभुता एकता रक्षा के लिए खतरा बताते हुए पूरी तरीके से बैन कर दिया। उल्लेखनीय है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 69A यानी कि आईटी एक्ट 69A के तहत ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो है सेफ गार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक नियम 2009 को खतरे की प्रकृति देखते हुए इसे प्रतिबंध लगाया गया। यानी कौन से एक्ट के थ्रू लगाया गया तो आईटी एक्ट 69 एक्ट के थ्रू जो है किसी भी देश के जो भी ऐप हैं उसको आसानी से प्रतिबंध लगाया जा सकता। किस अधिनियम के द्वारा? 2009 के अधिनियम के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आईटी एक्ट 69 के तहत जो चीनी के जितने भी ऐप हैं, टिकटॉक सहित जितना भी यूसी ब्राउजर है, शेयर इट है, एवरीथिंग, सबको पूरी तरीके से ब्लेम लगा दिया गया था आईटी एक्ट 69 के तहत। क्लियर है ना। चलिए, हाल ही में भारत एवं चीन के बीच किन जगहों पर झड़प हुआ है? अभी चर्चा में रहा था भारत और चीन का झड़प हुआ था, वो जगह कहां है? अगस्त 2020 में भारत और चीनी सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के पोंगोंग त्सो झील के पास जो है झड़प हुआ था। ध्यान रखिएगा, पूर्वी लद्दाख का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है वहां पे पोंगोंग तस झील है, वहां पे झड़प हुआ है। इससे पूर्व जून 2020 में लद्दाख के गलवान क्षेत्र, इससे पहले जो है जून 2020 में लद्दाख के जो गलवान क्षेत्र है वहां पे भारत और चीन की सेना के बीच तीखा संघर्ष देखने को मिला। और इससे पहले मई 2020 में भारतीय चीनी सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी के समीप सिक्किम सेक्टर के नाकुला तथा पूर्वी लद्दाख के पोंगोंग तोंग झील के पास में जो है अस्थायी और अल्पकाल के लिए झड़प हुई है। अब देखिए इस तरीके से अगर पढ़िएगा तो सब कुछ याद रहेगा। क्या रटना यार, क्यों रट रहे हैं? रटा हुआ सार्थक होता थोड़े, रटा हुआ हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हमेशा कंफ्यूजन करता। बस एक बार समझ लीजिए, हो गया, अब पता चल गया। अच्छा, यानी कि लद्दाख के पूर्वी वाला क्षेत्र में पोंगोंग तोक्स झील के पास में हुआ है, गलबन वाला क्षेत्र में ये लोग तंग किए हैं, और सिक्किम सेक्टर के नाकुला वाला और पूर्वी लद्दाख के पोंगोंग तोक्स झील के पास में ये सब मामला चल रहा है भारत और चीन का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत एवं चीन के बीच मौजूदा विवाद का कारण क्या है? अब थोड़ा कारण देख लेते हैं। कहीं विवाद जब हो रहा है तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ कारण रहा होगा, तभी तो विवाद हो रहा है। अब वो कारण क्या है? लद्दाख में भारत चीन के मध्य जो मौजूद गतिरोध है उसके पीछे विगत 20 वर्षों से चीनी सीमा के समानांतर बनाई गई 255 किलोमीटर लंबी सड़क है जो दारबुक शोक से होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। और यह सड़क जो है लेह के लद्दाख के उन सीमावर्ती क्षेत्रों से जोड़ती है। लेह के जो लद्दाख है उस सीमावर्ती क्षेत्र से जोड़ती है जो चीन के साथ लगने वाली सीमा के काफी करीब है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के लगभग समांतर चलने वाली यह सड़क 13,000 फीट से लेकर 16,000 फीट के ऊंचाई वाले क्षेत्र से गुजरती है। 13,000 से 16,000 फीट वाली ऊंचाई से यह गुजरती है और इसी सड़क के लिए जो है यहां पे समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट जो है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान चीन संयुक्त रूप से कुछ परियोजना पर काम कर रही है, पाकिस्तान और चीन दोनों मिलके। और यह परियोजना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इन परियोजना के बारे में जरा संक्षिप्त से समझाइए, यह जानना बहुत जरूरी है। डायमर भाषा बंद,
ये डायमर भाषा बांध है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हाल ही में पाकिस्तान तथा चीन के द्वारा डायमर भाषा बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना पर पाकिस्तानी सेना के व्यावसायिक इकाई तथा चीनी पावर कॉरपोरेशन के ने हस्ताक्षर किया है। भौगोलिक स्थिति, यह बांध जो है सिंधु नदी के गिलगित बाल्टिक और ध्यान रखिएगा डायमर जिले के खैबर पख्तूनवा प्रांत के कोहिस्तान के बीच में जो है स्थित यह परियोजना की क्षमता जो है 4500 मेगावाट है और इस बांध की ऊंचाई जो है 272 मीटर है और इस पर कुल खर्च जो है 1406 बिलियन पाकिस्तानी रुपया आएगा और यह 2028 में इसको पूर्ण होना है। इसकी भौगोलिक स्थिति जो है ये है। इसके साथ में कोहला जल विद्युत परियोजना चीन की परियोजना है, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के झेलम पर कोहला जल विद्युत परियोजना है। अब इस परियोजना की क्षमता 11.24 मेगावाट होगी और चीन के द्वारा यह जल विद्युत परियोजना का खाका जो है पाकिस्तान मजबूती करने की ठानी है। दौलत बेग ओल्डी 1962 ही भारतीय वायुसेना ने अपना पोस्ट बना लिया था। तब से लेकर अब तक वहां वायुसेना का फाइटर जेट, मालवाहक विमान, हेलीकॉप्टर उड़ान भरते रहते हैं। 20 अगस्त 2013 को भारतीय वायुसेना ने हवाई पट्टे पर अपना सबसे बड़ा मालवाहक सुपर हरकुलस C-130 जे उतारकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था और इसी जगह पर 30 किलोमीटर दूर ही चीन की सेना अस्थायी कैंप बनाए थे। अगर यह युद्ध की स्थिति बनती तो दौलत बेग ओल्डी और चीन की सीमा में घुसकर हमला करना बेहद जो है आसान हो जाता और यहां से भारत चीन की स्थिति चीनी सेना की बखूबी निगरानी रखी जा सकती थी। दौलत बेग ओल्डी पर बातचीत कि सिर्फ सैटेलाइट फोन से ही हो सकती है। यहां पे जो बातचीत होती है दौलत बेग ओल्डी पर, यहां सिर्फ सैटेलाइट से ही बात हो सकती है। यहां का तापमान सर्दियों में -55 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। सर्दी में यहां तापमान जो होता है -55 डिग्री में चला जाता है और यहां पेड़ पौधे जीव जंतु बेहद जो है कम है। कहां पे? तो दौलत बेग ओल्डी के पास में। क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा अंतरराष्ट्रीय लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़े विस्फोट में, ध्यान रखिएगा, एक बड़े विस्फोट में कम से कम 100 लोग मारे गए, लगभग 4000 लोग घायल हो गए। और यह भयानक विस्फोट जो है किस विस्फोट के जरिए हुआ था? जो विस्फोट हुआ था तो बेरूत में स्थित विस्फोट 2750 टन अमोनिया नाइट्रेट था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, जितना मैं कहूं उतना ही कम है। अमोनिया नाइट्रेट मौजूद था। विदित हो कि अमोनिया नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है ये याद रखिए, NH4O3 होता है। एक रंगहीन, गंधहीन और क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। जल में आसानी से अमोनिया नाइट्रेट जो है घुल जाता है और जल में घुलनशील अमोनिया नाइट्रेट के घोल को गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड N2O यानी कि लाफिंग गैस में बदल जाता है। और यही अमोनिया नाइट्रेट जो है जल को जब गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, जब जल में इसको घोल दीजिए, अमोनिया नाइट्रेट को जल में घोल दीजिए, उसके बाद यह नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस में यह बदल जाता है। चलिए अब आते हैं भारत नेपाल। ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देखते हैं। हाल ही में भारत एवं नेपाल के बीच किस मुद्दे को लेकर तनाव जो है व्याप्त हो गया है? अब नेपाल को भी रहा नहीं जा रहा। नेपाल की भी स्थिति जो है कहीं ना कहीं भारत के प्रति जो है नफरत ही पैदा कर रही है। अब हाल ही में नेपाल ने आधिकारिक रूप से अपना जो नवीन मानचित्र है उसको जारी कर दिया, जो कि उत्तराखंड, कालापानी और लिपियाधुरी एवं लिपुलेखा में अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। ये सारा क्षेत्र जो है ये सोचता है कि ये हमारा ही हिस्सा है। इसी क्रम में नेपाल के संसद ने नेपाल का दूसरा संवैधानिक संशोधन पारित कर दिया। इसको देखते हुए दूसरा संवैधानिक संशोधन पारित कर दिया। नेपाल की इस प्रतिक्रिया ने भारत को जो है पूरी तरीके से असमंजस में, अचंभित में डाल दिया है। अब भारत एवं नेपाल की सीमा को सर्वप्रथम किस संधि के द्वारा सीमा निर्धारित किया गया है? तो भारत और नेपाल की सीमा निर्धारित का आधार भारत एवं नेपाल के बीच में 1816 में संपन्न हुई सुगौली की संधि है। ध्यान रखिएगा, सुगौली की संधि है, जिसकी धारा 5 के अनुसार काल नदी
ध्यान रखिए, सॉरी, काली नदी पश्चिम में और नेपाल का अधिकार था। अब ये चीज बताइएगा, सुगौली की जो संधि हुई थी किस गवर्नर जनरल के टाइम में हुई थी, जरा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर जो लोग देख रहे हैं हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए हैं उनको तो बताना बनता है, अगर जो लोग नहीं भी देख रहे फिर भी वो लोग भी कोशिश करें कि सुगौली की संधि जो है, जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में उस टाइम में कौन गवर्नर जनरल था वो बताना आपको है। चलिए एशिया में आते हैं। एशिया में जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये वाला न्यूज है। भारत एवं ईरान के बीच संयुक्त तत्वाधान में चल रही चाबहार परियोजना क्या है और हाल ही में इस संदर्भ में ईरान ने क्या कदम उठाए हैं, इसके बारे में जानना। तो हाल ही में ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को पूरी तरीके से क्या कर दिया है, अलग कर दिया गया है। अब ईरान का आरोप है कि भारत के द्वारा फंड जो है निरंतर देरी से दी जा रही है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ईरान का जो आरोप लगा है वो भारत के द्वारा फंड निरंतर देरी से दी जा रही है। विदित हो कि वर्ष 2016 में भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था और विदित हो कि भारत सरकार ने चाबहार बंदरगाह परियोजना पर वर्ष 2003 में हस्ताक्षर किया था, जबकि वर्ष 2016 तक भारत चीन के बीच जो है चाबहार बंदरगाह के निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि चाबहार बंदरगाह में भारत किसके साथ समझौता किया, तो ध्यान रखना कि ईरान के साथ किया है। यह चीज ध्यान रखना। यह शुरुआत कब हुआ है, तो 2003 में हुआ है। क्लियर है, उसी टाइम में हस्ताक्षर हो गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछेगा तो बस यही पूछेगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में प्रकाशित किए गए नक्शे में कौन से भारतीय हिस्से को अपने देश में प्रदर्शित कर दिया। तो पाकिस्तान के द्वारा हाल ही में प्रदर्शित किए गए राजनीतिक जो मानचित्र है, जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र और गुजरात के कुछ हिस्से को जो है शामिल कर लिया, जिसमें जूनागढ़ इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता न्यूज में कि यहां पे जो है पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर को अपने क्षेत्र में पाकिस्तान बना लिया है। जो वो मैप राजनीतिक मानचित्र बनाया उसमें जम्मू कश्मीर को समेट लिया है। और गुजरात का जो जूनागढ़ है, याद रखिएगा जूनागढ़ कहां है, तो गुजरात में, उसको भी अपने हिस्से में शामिल कर लिया गया। किस देश ने हाल ही में हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया, किस देश में जो है हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया, तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया में सुग्रीव के नाम पर पहला हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया। किसके नाम पे, तो सुग्रीव के नाम पे इंडोनेशिया में पहला हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको जोकोविडो विदोदो ने राष्ट्रपति विनिमय के अंतर्गत बाली द्वीप के, ध्यान रखिएगा, बाली द्वीप के देनपाशर स्थित हिंदू धर्म स्टेट इंस्टीट्यूट संस्था को इंडोनेशिया का प्रथम हिंदू विश्वविद्यालय घोषित किया गया। और इस नए विश्वविद्यालय का नाम जो है आई गुस्ती बागस सुग्रीव स्टेट यूनिवर्सिटी जो है रखा गया। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि किस देश में हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया, तो इंडोनेशिया में सुग्रीव के नाम पे। क्लियर हो रहा है ना। चलिए थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। मोतिहारी अमलखेरगंज, ध्यान रखिएगा, अमलेखगंज जो है पाइपलाइन किन दो देशों के बीच जो है पाइपलाइन है। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन किन दो देशों के बीच में, तो सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा दक्षिण एशिया की जो पहली सीमा पार जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादक पाइपलाइन का उद्घाटन किया। और यह पाइपलाइन बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज को जो है ये जोड़ती है। 69 किलोमीटर की लंबी मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन नेपाल के लोगों को किफायती लागत पर जो है स्वच्छ पेट्रोलियम जो है वो उपलब्ध करवाएगी। क्लियर है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो है सागर पहल क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि पहल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सर्वप्रथम 2015 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया एक सिद्धांत है। यह एक समुद्री पहल है जो कि हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता, समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में वरीयता देता है। क्या, तो सागर। क्लियर हो गया पूरी तरीके से। 2015 में जो है मोदी के द्वारा सर्वप्रथम जो है मॉरिशस की यात्रा के दौरान नीली अर्थव्यवस्था का कहने का सीधा सा मतलब है समुद्र से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था। ठीक क्लियर है ना, इससे जुड़ा हुआ है। चलिए एक जो है और आज का जो है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट न्यूज जो है, एक विश्व एक सूर्य
एक ग्रिड कार्यक्रम के बारे में आपको बताना हो तो 15 अगस्त अभी लेटेस्ट है 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड कार्यक्रम की घोषणा किया गया। कब किया गया ये घोषणा? तो डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त 2020 को। कई बार पूछता क्वेश्चन। तो यह योजना घोषणा किया गया वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत के द्वारा 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक में वैश्विक सहयोग को सुगम बनाने के लिए एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड पहल का प्रस्ताव जो है किया गया, यानी कि सौर ऊर्जा को पूरी तरीके से विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि इसका उद्देश्य जो है विभिन्न देशों में स्थिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को परस्पर संबंधित करके वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है और पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 140 से अधिक देशों के मध्य जो है सौर संसाधन का साझा करने हेतु वैश्विक सहमति का जो है निर्माण करना है। अब क्या है ओसवोग पहले की संभावना का लाभ क्या? भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन में 40% ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम हो जाएगा। ये डेट और डाटा याद रखिएगा। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन 40%। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन वैसे ईंधन को कहा जाता है जो लाखों वर्ष तक जमीन के अंदर दबी गड़ी रहती है, उसके बाद वहां से हम उसका उपयोग करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल पेट्रोलियम या फिर आपका कोयला, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और गैर जीवाश्म जो है इसके उल्टे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, गैसीय ऊर्जा, ये सब जो हो गया ये गैर जीवाश्म हो गया। क्लियर हो रहा है ना? एक सूर्य एक ग्रिड और एक विश्व का मंत्र देते हुए ऊर्जा आपूर्ति का परस्पर जो है संबंध करने के लिए सभी देशों का आह्वान किया है। प्रस्तावित एकीकरण सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के लिए परियोजना लागत को कम करेगा और उच्च दक्षता तथा परिसंपत्तियों की अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देगा। यह योजना सभी सहभागी संस्थाओं के लिए जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में निवेश को आकर्षित करने और साथ साथ में कौशल प्रौद्योगिकी वित्त के उपयोग करने में क्या होगा? मदद की जाएगी। और साथ में इस परियोजना के परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक लाभ से भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। तो ये सारे के सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ थे, करंट अफेयर थे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। 3 से ज़्यादा निकलेगा, कम नहीं निकलेगा। और जो क्वेश्चन आएगा इसी से जुड़ा हुआ आएगा। हमने कोशिश किया कि बेहतरीन तरीके से आसान शब्दों में बच्चों की तरह आपको समझा दूं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 1 बार 2 बार या 3 बार कितनी बार आपको रिपीट करना है वो आपको सोचना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ना। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसमें और क्या परिवर्तन लाना की कोशिश करते हैं आप, और कौन से सब्जेक्ट हमसे आप पढ़वाना चाहते हैं, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि पहले के अपेक्षा अब आपको अच्छा लग रहा है करंट अफेयर या नहीं, सीख रहे हैं या नहीं, और क्या परिवर्तन इसमें करूं जिससे और बेहतर हो जाए, आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होगा उन लोगों के लिए मदद शामिल हो जाएगा जिससे जो लोग बड़े बड़े शहरों में आके लाखों रुपया दे के किसी संस्था को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो शायद अगर इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा उनसे उनके सपने जो है जिंदा हो सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।